पाकिस्तान दुनिया के लिए तिजारती मंडी बन सकता है। हमें एक तरफ अपने दुश्मनों से लड़ना पड़ रहा है, एक तरफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी पड़ रही है। जैसे पहले गैर जिम्मेदाराना बयानात आए थे, अब भारत की तरफ से वो नहीं आएंगे। इसके अलावा हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो कोई ऐसा इकदाम पाकिस्तान में, कोई एक्शन, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे जिससे भारतीय क़यादत उनके साथ नाराज हो। अच्छा मतीन साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान का सॉफ्ट में जो उजागर करने के अलावा इस इजलास के इनेकाद से क्या नए मौशी और सफारती रास्ते खुलने की उम्मीद की जा सकती है? इस इजलास से पाकिस्तान दुनिया के लिए तिजारत की क्या बेहतरीन मंडी साबित हो सकेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, शंघाई ताउन तंजीम का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट सरबराही इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है, वो इंतहाई अहम अहमियत का हामिल है। और आपका ये कहना है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए तिजारती मंडी बन सकता है, ये पाकिस्तान का एक ख्वाब तो है, लेकिन अगर हम स्ट्रेटेजिकली तस्वीराती एतबार से हम अपनी सिमत सही रखें और जिस तरह के शंघाई ताउन तंजीम का चार्टर बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पर मबनी था, बाद में इसे वसअत दी गई और इसमें तिजारत, इसमें मईशत, इसमें टेक्नोलॉजी, साइंस, सियाहत, तमाम तर ये शोबे इसमें शामिल किए गए, कनेक्टिविटी भी इसमें शामिल की गई। इसमें जो बदलते हुए इलाकाई हालात हैं जी। उनको अगर हम मद्देनजर रखें तो पाकिस्तान की जो मैशत है वो इस खत्े में एक मरकजी अहमियत इख्तियार कर सकती है। अगेन, अगर पाकिस्तान जो तेजी के साथ बदलते हुए खत्े के माशी और तजारती हालात हैं उनके मद्देनजर अपनी सिमत सही रखे और जिस तरीके से अभी चीजें मईशत के मैदान में सही सिमत में आगे बढ़ रही हैं, तो पाकिस्तान इस पूरे रीजन में पाकिस्तान की मईशत एक मरकजी किरदार और मरकजी हैसियत इख्तियार कर सकती है। और वो इसलिए भी कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है इस वक्त पूरे खत्े में, एक तरफ हम पूरा वस्ती एशिया देखें, उसके साथ रशिया है, उसके साथ चाइना है, उसके साथ इस तरफ अफगानिस्तान है, ईरान है, इस तरफ इंडिया है। तो पाकिस्तान की एक सेंट्रल लोकेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इसी सेंट्रल लोकेशन की वजह से पाकिस्तान के दुश्मन इसके दर पे हैं। हमें एक तरफ अपने दुश्मनों से लड़ना पड़ रहा है, एक तरफ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी पड़ रही है और दूसरी तरफ हम अपने अज़्म और हौसले और बलबले के साथ, अपने खुलूस नीयत के साथ इतने बड़े ये गैर मामूली जो है समिट हो रही है, जो इस्लामाबाद में हो रही है, उसका इनेकाद करने जा रहे हैं। बावजूद इसके कि हमें सिक्योरिटी के बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन ये कामयाबी के साथ ये हो रही है। अभी तक इसके इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। इसमें 10 में से 8 सरबराहाने हुकूमत आ रहे हैं, जो आपका 90% शिरकत की जो आपकी कामयाबी का तनासब है वो 90% है। और हिंदुस्तान से नुमाइंदगी भी हो रही है, अगरचे कि वो वज़ीर आज़म की सतह पर नहीं है, भारतीय वज़ीर ख़ारजा तशरीफ ला रहे हैं और इसी तरह वस्ती एशिया के एक मुल्क के वज़ीर ख़ारजा ला रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। तो इसमें 10 में से 8 ममालिक के जो सरबराहान हुकूमत हैं वो आ रहे हैं। और इसका आम आदमी अगर ये सुन रहा है या हमारे आम नाज़रीन सुन रहे हैं, तो ये शंघाई ताउन तंजीम बेसिकली एक पावरफुल इलाकाई तंजीम है जिसमें सलामती कौंसिल के 2 रुकन ममालिक चीन और रूस न सिर्फ इसका हिस्सा है बल्कि इसके बानी अरकान में, जब इसकी तश्कील आज से 22-24 साल पहले इसकी तश्कील अमल में लाई गई थी और पाकिस्तान जो है वो शुरू से इसका ऑब्जर्वर, यानी इसका ऑब्जर्वर स्टेटस का मुल्क था, लेकिन 2017 में पाकिस्तान को इसको मुकम्मल पाकिस्तान को इसमें नुमाइंदगी दी गई और पाकिस्तान इसमें नुमाइंदगी के बाद से पाकिस्तान ने इससे बेपनाह फवायद हासिल किए हैं। अगर हम सिर्फ एससीओ के ट्रैक के ऊपर देखें तो वज़राए तिजारत की मीटिंग्स हो चुकी हैं, वज़राए दिफा की मीटिंग्स हो चुकी हैं, पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका मशक़ें हो चुकी हैं और रीजनल एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म जो है शंघाई ताउन तंजीम को, उसके तहत तमाम दीगर रुकन ममालिक के साथ भी काउंटर टेररिज्म की पाकिस्तान और उन मुल्कों की फौजों के दरमियान जो है वो मशक़ें हो चुकी हैं। इसके अलावा ये दफा है, सिक्योरिटी के शोबे में तावन है, तिजारत है, मईशत है, टेली कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सियाहत है, ज़राअत है, ये वो तमाम तर शोबे जिससे पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक से इस्तेफादा कर सकता है और इसमें
दो सबसे बड़े मुल्क जो हैं चीन और रूस के वज़ीर आज़म इसमें शिरकत के लिए आ रहे हैं। और चीन के वज़ीर आज़म जो हैं वो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से 3 रोज कबल तशरीफ ला रहे हैं। उनका पहले पाकिस्तान का दो तरफा दौरा होगा, उसके बाद वो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत भी करेंगे और तकरीर भी करेंगे। लेकिन उस दौरे से कबल शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इवेंट से कबल उनका जो 3 रोज का दौरा है पाकिस्तान है वो गैर मामूली अहमियत का हामिल है। बेशक। इसमें पाकिस्तान और चीन की लीडरशिप के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म उनके एजाज में ज़ियाफत देंगे, सदर उनके एजाज में जो है वो इशाइया देंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास खास तौर पर बुलाया जा रहा है जिससे चीन के वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। इसके अलावा मुफाहमत की यादाश्तों और माहिदों के ऊपर भी दस्तखत किए जा रहे हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये एक प्लेटफॉर्म से यानी शंघाई ताउन तंजीम से पाकिस्तान को बेवक्त वक्त कई अहम तस्वीराती फायदे हो रहे हैं। यानी चीन के वज़ीर आज़म का दो तरफा दौरा, उसके साथ साथ जो साइड लाइन्स पे यानी हाशिए पे जो मीटिंग्स होंगी इस शंघाई ताउन तंजीम के हेड ऑफ गवर्नमेंट इजलास में शिरकत करने वाले सरबराहान हुकूमत और पाकिस्तानी क़यादत के दरमियान कॉन्फ्रेंस तो एक बड़ा इवेंट होता है, लेकिन उसकी हाशिए उसके मार्जिन्स के ऊपर होने वाली मुलाकातें भी गैर मामूली अहमियत की हामिल है। अगर हम पाकिस्तान और भारत का अभी तक देखें तो भारत की जानिब से अभी तक पाकिस्तानी क़यादत के साथ साइड लाइन्स पे किसी किस्म की अलहदा से मीटिंग की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया गया। और हम ये तवक्को करते हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आएंगे, जी ना बिल्कुल कि ऐसे जिस तरह उन्होंने जब गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के इजलास की मेजबानी की थी और इसमें उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शिरकत की, लेकिन पाकिस्तानी वक्त की हिंदुस्तान से रुखसती के फौरन बाद ही जयशंकर का लबो लहजा जो था वो जहर आलूद था पाकिस्तान के बारे में। तो ऐसे ये ही एक है। इंतहाई नामनासिब रवैया था, सफारती आदाब के मुनाफी रवैया था भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कि आपने एक मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को वहां पे मेहमान के तौर पे यानी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को बुलाया और उनकी रुखसती के बाद आपने पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनाम तराजी की, पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। तो बेबुनियाद मैं ये इल्ज़ामात के समझता जो हूँ कि इस बयानात हैं शंघाई वाक़ई ताउन में तंजीम का जी, जो जी। इजलास है इसमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शिरकत करेंगे। जी, हम इससे भी ये पहले एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा सॉरी टू इंटरप्ट सार्क यू सर। तंजीम मौजूद है जो भारत की हटदर्मी के बायस अभी तक वो गैर फाल हो चुकी है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि शंघाई ताउन तंजीम गैर फाल ना हो। जी सर, आपने बड़ी खूबसूरती से बल्कि काफ़ी से क्वेश्चंस का ऑलरेडी आंसर दे भी दिया है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि आप जो 12 ममालिक के वज़राए आज़म हैं और सरबराह ममलिकत शिरकत करेंगे इसमें, लेकिन जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा का आपने ऑलरेडी ज़िक्र किया है, पर फिर भी मैं चाहूँगी कि अगर आप इन डिटेल मज़ीद बताएँ कि ये पाकिस्तान का उनका पहला दौरा होने जा रहा है, कैसे देखते हैं आप उनके इस दौरे को? हम लोग इससे मज़ीद और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक तो चले ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि वो मज़ीद पॉजिटिव बिहेवियर के साथ आएंगे, जैसे पहले गैर जिम्मेदाराना बयानात आए थे, अब भारत की तरफ से वो नहीं आएंगे। इसके अलावा हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये भी आपका हम सवाल है। देखिए अगेन आप भारतीय वज़ीर ख़ारजा को नई दिल्ली में कह रहे हैं कि वो दो तरफा दौरे पे नहीं जा रहे। आपने इसको दो तरफा ट्रैक पे नहीं देखना। ये शंघाई ताउन तंजीम के हेड ऑफ गवर्नमेंट के सरबराही इजलास के हवाले से वो शिरकत कर रहे हैं, चूंकि नरेंद्र मोदी साहब भारतीय वज़ीर आज़म वो इसमें शिरकत नहीं कर रहे। ये बात दुरुस्त है आपकी कि उनका पहला दौरा है पाकिस्तान है। इससे पहले जो है वो सुषमा स्वराज जो आंजहानी इस वक्त हो चुकी हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे तशरीफ लाई थी। और ये बायलैटरल विजिट नहीं है, इसको हमने भारत पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात के लेंस से नहीं देखना। लेकिन अगर भारत की भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ख्वाहिश का इजहार किया गया कि वो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से मिलना चाहते हैं तो वो एक बायलैटरल मीटिंग साइड लाइन्स पे हो सकती है, लेकिन उस पर अगेन बायलैटरल इशूज नहीं डिस्कस होंगे। उस पर यकीनी तौर पर बाहमी दिलचस्पी के मामलात और यकीनी तौर पर उसमें यही होगा कि पाकिस्तान और भारत बातचीत को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर साइड लाइन्स पे दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात हुई तो ये अहम पेशरफ्त होगी। लेकिन भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हैं वो यकीनी तौर पे जब पाकिस्तान आएंगे तो भारतीय वज़ीर आज़म की इंस्ट्रक्शंस उनकी हिदायत के साथ आएंगे। वो ठीक। कोई ऐसा इकदाम पाकिस्तान में कोई एक्शन कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे जिससे भारतीय क़यादत उनके साथ नाराज हो।
اور پاکستان کیسے جواب دیتا ہے یہ تمام تر منحصر کرتا ہے بھارتی وزیر خارجہ کے لب و لہجے کو، ان کے مائنڈ سیٹ کو. جی اچھا سر، اس میں ایک اور بات بھی ہے نا کہ چائنیز نیوز پیپر جیسے گلوبل ٹائمز جیسا بڑا نیوز پیپر جو ہے وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اصل پرابلم جے شنکر خود ہیں. ڈپلومیٹکلی جو پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں، جو پرابلمیٹک ایلیمنٹ ہے وہ جے شنکر خود ہے. آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کرٹیک ہے یہ ویلڈ ہے؟ جی دیکھیے، جہاں تک جے شنکر صاحب ہیں بھارتی وزیر خارجہ، وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں ان کا جو لب و لہجہ ہے دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے، وہ ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ سفارتی آداب کے منافی ہے. لیکن یہاں پہ وہ اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے متعلق کوئی منفی تاثر ابھرے، اور اچھا. یا کوئی ایسا تاثر ابھرے کہ بھارت جو ہے وہ اس کانفرنس میں جو ہے وہ منفی انداز میں شرکت کرنا چاہ رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کی پہلے تو کوشش ہوگی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے فریم ورک کے اندر، اس کے چارٹر، اس کے اغراض و مقاصد کے اندر رہتے رہتے وہ شرکت کریں گے. لیکن اگر انہوں نے یہاں پہ، چونکہ ان کے ساتھ بڑی تعداد میں بھارتی میڈیا بھی آ رہا ہے، پاکستانی میڈیا کے ساتھ اگر انہوں نے بات چیت نہیں کی، بھارتی میڈیا کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے بارے میں اگر کوئی منفی لب کشائی بھی کی تو یہ سفارتی آداب کے منافی ہوگا. پاکستان کو بھی ویسے ہی جواب دینا ہوگا، اور یہ پھر ٹٹ فار ٹیٹ ہو جائے گا. اس لیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو ان کے پہلے دورہ پاکستان کے دوران اپنے تمام تر تعصبات کی جو اینک ہے وہ اس کو ایک سائڈ پہ رکھنی ہوگی، اور شنگھائی تعاون تنظیم کے لینس سے پاکستان میں شرکت کرنی ہوگی. ایک پازیٹیو لینس کے ساتھ انہیں پاکستان کے بارے میں کسی بھی قسم کے منفی ریمارکس دیے تو پاکستان کی جانب سے بھی جواب ضرور آئے گا. لیکن شنگھائی تعاون تنظیم کا ماحول خراب ہوگا، اجلاس خراب ہوگا، توجہ جو ہے وہ ہٹے گی. شنگھائی تعاون تنظیم اگرچہ کہ وہ ایک بہت بڑے ملک کے وزیر خارجہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی، میڈیا کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس تمام تر اس اتنے بڑے ایونٹ کو پازیٹیو انداز میں رپورٹ کریں. جی. چین کی لیڈرشپ آ رہی ہے، رشیا کی لیڈرشپ آ رہی ہے، ایران کی لیڈرشپ آ رہی ہے، باقی سینٹرل ایشیا کے ممالک اور بیلاروس اور منگولیا بھی اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں. اس اجلاس کے اختتام پہ اگلی جو شرف میزبانی ہے اس کا پاکستان اعلان کرے گا، اور یہ اگلا ہوسٹ اسی ایس سی او ہیڈز آف گورنمنٹ کا جو ہے وہ روس ہوگا. تو اس کانفرنس کے اختتام پہ جو کانفرنس کی میزبانی یا باضابطہ طور پہ روس کے حوالے کی جائے گی. اگلی جو ہیڈز آف گورنمنٹ سمٹ ہوگی اس کا انعقاد رشیا میں ہوگا، اور روسی وزیر اعظم اس کے میزبان ہوں گے. صحیح. اچھا متین صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم ریجنل لیول کی ڈپلومیسی کی بات کریں تو بھارت کی ہمیں بڑی کم دلچسپی نظر آتی ہے، جبکہ وہ کوڈ جیسی آرگنائزیشنز کے ساتھ جا کے گلوبل لیول پہ مزید پرائیورٹائز کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہمیں اپنے ریلیشن شپس کو، اپنی الائنسز کو بڑھانے میں زیادہ فوکس دکھائی دیتا ہے. آپ اگری کرتے ہیں میرے پوائنٹ آف ویو سے؟ جی بالکل. یہ جو آپ نے تعلقات کی بات کی، اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھاؤں کہ الائنسز کی بات کی، تو اس وقت پوری دنیا کی سیاست جو ہے وہ ریجنل بلاکس کے اوپر چل رہی ہے. بالکل ریجنل بلاکس کی بات ہو رہی ہے. ایس سی او ایک ریجنل علاقائی بلاک ہے. میں پہلے آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ پہلے جو جنوبی ایشیا کے ممالک کے تعاون کی تنظیم سارک ہے وہ غیر فعال ہو چکی ہے، اور اس کے غیر فعال ہونے میں اس کا ذمہ دار ہندوستان ہے. اور اب یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا پلیٹ فارم ہے، اور اس پلیٹ فارم کو ہمیں ایکٹیو رکھنا ہے. اس سے پاکستان کو بے پناہ فوائد ہوں گے. پاکستان کو خطے میں اپنے نئے اتحادی بنانے، ریجن کے اوپر فوکس کرنا ہوگا، چونکہ مغربی ممالک پاکستان کے وہ بااعتماد دوست نہیں بن سکتے جو علاقائی ممالک بن سکتے ہیں. اور علاقائی ممالک میں سینٹرل ایشیا، ایران، افغانستان، ترکی، یہ آپ کے ریجن کے ممالک ہیں. اور اس سے آگے اگر ہم گلف میں بڑھیں تو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات. لیکن امیڈیٹ ہمارے جو علاقائی ہمسایہ ممالک ہیں وہ چین، روس، وسطی ایشیا کے ممالک، بھارت، افغانستان، ایران، اور اس کے امیڈیٹلی آگے ٹرکی آتا ہے. ہمیں ان ممالک کے ساتھ اپنے روابط کو بڑھانا ہوگا. پورا خطہ اس وقت اس میں اربوں کھربوں ڈالر کی تجارت، ٹریول، سیاحت، کنیکٹیویٹی، وسطی ایشیا کے ممالک جس طرح آذربائیجان ہے، جس طرح ترکمنستان ہے، وہ قدرتی وسائل کے ساتھ مالا مال ہیں. تو اگر وہاں سے پاکستان کو سستی گیس اور آئل ملتا ہے، جس طرح پاکستان نے روس کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے،
تو یہ اگر ملتا ہے تو پاکستان کا انرجی کا جو شارٹیج ہے وہ آلموسٹ 99% تک حل ہو سکتا ہے یہ، لیکن یہ تمام تر ڈپینڈ کرتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو۔ ٹھیک ہو جی گیا. بہت شکریہ آپ کا۔ جی جی متین صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، متین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے بڑا ان ڈیپتھ انالیسس کیا ہے تمام تر صورتحال پہ ایس سی او یعنی کہ شنگھائی تعاون تنظیم سے متعلق. آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ خیر خیریت سے ہو، جو کچھ بھی ہو وہ پاکستان کے حق میں ہو. آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.